मेरी बीवी ने कुछ दिन पहले ही एक बेटा जन्म दिया। मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा था, पर कुछ दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब भी नहाने जाती तो रोते हुए बच्चे का दूध का डब्बा साथ लेकर जाती और फिर अपने मैले कपड़ों में कुछ लपेट कर कचरे में फेंक कर आ जाती। मुझे अपनी बीवी पर शक हुआ तो मैं जल्दी से अपनी बीवी के पीछे गया। जैसे ही मैंने उस चीज़ को देखा तो सर घूम गया, क्योंकि मेरी आज शादी थी और हर लड़के की तरह मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था। और मैं सोच रहा था कि मेरी बीवी ना जाने कैसी होगी, क्योंकि मैंने उसकी तस्वीर तक नहीं देखी थी। मैं जानता हूँ कि आप लोग सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि 21वीं सदी का ज़माना है और मैंने तस्वीर देखे बिना शादी के लिए हाँ कर दी। तो बात दरअसल ये है कि हमारा घराना इस दौर में भी पुराने ख़यालात को ही मानता है। मेरी अम्मी ने मेरे जवान होते ही मेरी शादी की बातें शुरू कर दी और वह अपनी पसंद से बहू लाने की कोशिश कर रही थी। मैं अपने घर के उसूलों से अच्छी तरह वाकिफ़ था, इसलिए मैंने किसी लड़की को पसंद करने और दोस्ती करने की हिम्मत नहीं की और शादी का फ़ैसला अम्मी के पास ही रहने दिया। आखिर आज से ठीक 1 महीने पहले मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हारी शादी फ़िक्स कर दी है और अगले महीने की इसी तारीख को तुम्हारी शादी है। लड़की कौन है, कहाँ पर रहती है, कैसी दिखती है, ये सब बताने की ज़हमत अम्मी ने नहीं की और ना ही मैंने पूछा था। मेरे दोस्तों को पता चला तो उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया कि आज के ज़माने में तो लड़कियों से भी उनकी मर्ज़ी पूछी जाती है, उनसे भी रजामंदी दी जाती है, तुम्हारी तो इतनी सी भी अहमियत नहीं है। एक दोस्त कहने लगा, फ़र्ज़ करो अगर तुम्हारी बीवी काली होगी या बहुत ज़्यादा बदसूरत हुई तो तुम क्या करोगे, इस वक्त तुम इनकार भी नहीं कर पाओगे। दोस्तों की बातों में आकर शादी के कुछ दिन पहले डरते डरते अम्मी से कहा कि मुझे लड़की की तस्वीर तो दिखा दीजिए। अम्मी ने जवाब ऐसे दिया कि अम्मी से दोबारा पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मेरी शादी जिन लोगों से हो रही थी वे भी लोग ऐसे ही पुराने ख्यालात के थे। शादी हुई तो मैं अपने कमरे में गया। मेरी बीवी ने लंबा सा घूंघट ओढ़ रखा था और वह गर्दन नीचे किए हुए बैठी थी। इससे पहले कि मैं उसका घूंघट उठाता उसने एक अजीब हरकत करी। मुझे कहने लगी, हमारे ख़ानदान में रिवाज है कि दूल्हा वलीमे के बाद ही दुल्हन का चेहरा देखता है। मैं ये सब सुनकर घबरा गया कि ऐसा रिवाज तो मैंने आज तक अपने ख़ानदान में नहीं सुना, ये कैसा रिवाज है। मगर फिर सोचा कि चलो जहाँ इतने दिन इंतज़ार किया है वहाँ 2 दिन और। लेकिन अम्मी ने इस बात का जिक्र नहीं किया था, अभी ये भी कोई रिवाज होता है। वे पूरी रात मैंने सोचते हुए बेचैनी से गुजारी और फिर वलीमे का दिन भी आ गया। तरह तरह के ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे और कहीं वे बदसूरती या किसी बीमारी से तो शिकार नहीं हैं जो इसी तरीके से अपना चेहरा दिखा नहीं रही थी। लेकिन शादी के रात मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे सारे सवालों का जवाब मिल चुका था। वे बहुत ज़्यादा हसीन लड़की थी, लेकिन उसमें दुल्हन वाली जैसी कोई शर्म नहीं थी। वे एक रोबोट की तरह बिल्कुल सीधी बैठी थी। मेरी बीवी तो अच्छी थी, लेकिन वे बहुत ज़्यादा अजीब सी थी। ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, अपने काम से काम रखती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, तो वो कहने लगी कि मैं खुश हूँ, लेकिन मेरी आदत नहीं है ज़्यादा बोलने वाली, मैं कम बोलने पर विश्वास रखती हूँ। शादी के 15 दिन बाद मेरे पास वे आकर कहने लगी कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। हमारे ख़ानदान में रिवाज है कि हर जुमेरात में हम अपनी दोस्त से मिलने ज़रूर जाते हैं। मैंने शुरू में तो उसे इजाज़त दे दी, लेकिन बाद में मुझे ताज्जुब हुआ कि क्या तरीका है, हर जुमेरात घर से गायब होना ज़रूरी है। जब 2 महीने इसी तरीके से गुजर गए तो मैंने उससे कहा, सुनो, तुम हर जुमेरात को घर से बाहर मत जाया करो, मेरे घर वालों को बुरा लगता है। वे कहने लगी, मैं तुम्हारे घर के हर रिवाज और रसूल को मानती हूँ, तुम मेरे घर के एक रिवाज को नहीं मान सकते। मैं वैसे भी तो 2 से 3 घंटे के लिए ही जाती हूँ। मैं अंदर ही अंदर बहुत अजीब सा महसूस कर रहा था। यह तो एक अजीब सा रिवाज है, हमारे घर के असूल कुछ अलग से हैं और हम बहुत ज़्यादा रस्म व रिवाज़ों को मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कभी नहीं होता कि घर की बहू बेटी हर जुमेरात अपने दोस्तों से मिलने चली जाए। मेरी अभी नई शादी थी और मैं अभी से उस पर इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं लगाना चाहता था, मगर मेरी हर बात मानने वाली इस बात को नहीं मानती थी, मुझसे बहस करती। लड़कियां मायके जाने के लिए मर जाती थी, लेकिन ये अपनी सहेली से मिलने के लिए उतावली होती रहती। 1-2 बार मैंने उससे कहा कि अपनी दोस्त को यहाँ पर बुला लो, मगर वे उस पर भी राज़ी नहीं हुई। एक दिन मैंने सोचा कि पता लगाया जाए। जैसे ही वे घर से बाहर निकली मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा, मगर वे वाकई अपनी दोस्त से मिलने गई थी। उसकी दोस्त ने ही दरवाज़ा खोला। मैं शर्मसार होकर घर पर वापस आ गया। अम्मा को कहा कि अपनी बहू को समझाओ तो कहने लगी, उड़ने दो जितना उड़ती है,
कुछ दिन बाद वो घर ही बैठ जाएगी। जब बच्चा हो जाएगा फिर बच्चों के ध्यान में रखकर सब सारी दोस्तें भूल जाएगी। तुम बस जल्दी से औलाद पैदा करो। हमारे ख़ानदान का ये रिवाज बहुत अच्छा था कि छोटी छोटी बातों पर तलाक देकर घर नहीं तोड़ा जाता था, बल्कि तलाक का तो दूर दूर नाम नहीं था। मैंने सोचा कि बच्चा पैदा हो गया तो ये भी घर पर रुक जाएगी, मेरे लिए भी कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ महीनों बाद ही मेरी बीवी पेट से हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन वे मुझे परेशान सी नज़र आ रही थी। कहने लगी ये कोई ज़्यादा जल्दी नहीं हुआ, बल्कि अभी से ही ये जिम्मेदारियाँ। मैं समझा कि शायद वे पहली बार माँ बनने से घबरा रही हैं। मैंने उससे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा ताकि वे 9 महीने खुशी खुशी गुजारे। कभी कभी वे मुझे खुश दिखती तो कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखी। मैंने अम्मा से ये परेशानी वाली बात की तो कहने लगी तो फिजूल की बातें पर ध्यान मत दिया कर, ऐसी हालत में लड़कियों के मूड बदलते रहते हैं। अम्मा ठीक कह रही थी। वाकई में शुरू से ही मैं बहुत ज़्यादा शक करने वाला था, छोटी छोटी बातों पर शक करने लग जाता। अब माँ के समझाने से उस वक्त मैं खामोश हो गया था, लेकिन शक मेरे अंदर से बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन जब आखिरी 2 महीने में वे बिल्कुल खुश रहने लगी तब जाकर मेरे अंदर शक खत्म हो गया। मेरी बीवी ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़के को जन्म दिया। मैं बेटे की पैदाइश पर इतना खुश था कि अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी कर रहा था। बेटे की पैदाइश के बाद जब वह घर पर आई तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें जो तोहफ़ा मांगना है तुम मांग लो। वह अजीब अंदाज में कहने लगी जो मांगूंगे वह दोगे। मैंने कहा कि जो मांगोगे वही दूंगा। तो कहने लगी मुझसे वादा करो कि एक बात पूछे बगैर मेरी बात मानोगे, जो तोहफ़ा मैं मांगूंगी वह मुझे तुम दोगे। मैंने हामी भर ली तो उसने 1 लाख मांगने के लिए कहा। मैं हैरान हुआ, लेकिन पूछना भी चाहा, फिर याद आया मैंने तो वादा कर लिया, इसलिए एक बात पूछे बगैर मैंने उसे कुछ दिनों के बाद पैसे दे दिए। फिर उसने कहा कि तुम पूछोगे भी नहीं कि मैंने पैसे कहाँ पर खर्च किए हैं। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, मगर बहरहाल मैंने उसकी ये बात भी मान ली और कुछ नहीं पूछा। मैं तो बस उसे खुश देखना चाह रहा था, इसलिए उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा था। मगर अब कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रही थी। मैंने उससे 1-2 बार पूछा भी, मगर वह वही कह देती कि मैं ठीक हूँ। एक दिन मैंने देखा कि वह रो रही थी। फिर वह नहाने के लिए जाते हुए बच्चे के दूध का डब्बा अपने साथ लेकर जा रही थी। उस वक्त मैं जल्दी घर पर आ गया था, इसलिए चोरी चोरी से देख लिया। मैं काफ़ी हैरान हो गया था कि नहाने के लिए जाते हुए दूध के खाली डब्बे की क्या ज़रूरत। अभी मैं हैरान था कि एक और चौंकाने वाली बात हो गई। उसने अपने मैले कपड़ों में कुछ रखा हुआ था। मैं अपनी शक करने की आदत पर काबू करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए इस बात को इग्नोर कर दिया। हो सकता है कि कुछ भी नहीं हो या कुछ और वजह भी हो सकती है। मैंने अपने आप से वादा किया हुआ था कि अब से शक नहीं करूँगा। मैंने पूछा तुमने अपने कपड़े कचरे में फेंक दिए? तो कहने लगी फट गए थे, इसलिए उन्हें धोने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैं चुप हो गया। मैं अगले दिन 2 दिन तक काम में मसरूफ़ रहा। घर की तो खैर खबर ही नहीं ली, लेकिन हमारे घर में घर का कचरा घर के मर्द फेंक कर आते थे। जब मैं घर पर आया तो मुझे घर का ख्याल आया कि ना जाने कितना कचरा इकट्ठा हो गया होगा। कचरे वाली बास्केट खाली देखी तो दंग रह गया। मैंने बीवी से पूछा कि ये क्या है भाई, कचरा कौन फेंक कर आया है बाहर? उसके बजाय माँ कहने लगी कि एक आदमी आया था सफाई वाला, वही लेकर गया है। पूरे मोहल्ले से 50 रुपये लिए हैं। मैंने तो उसे कह दिया कि हफ्ते बाद कचरा उठाने आ जाया करे, 50 रुपये ही तो हैं, कोई बात नहीं है। मैं कुछ देर बाद अम्मा से बात करने के बाद अपने कमरे में गया तो मेरी बीवी फ़ोन पर किसी से गुस्से में बात कर रही थी। मुझे देखकर उसने फ़ोन बंद कर दिया था। मैंने कुछ पूछने की कोशिश की तो मुझसे पहले ही वह कहने लगी कि रॉन्ग नंबर था। उसे डांट रही थी। 2-3 दिन बाद की बात थी कि वह नहाने जाते हुए फिर से रोते हुए दूध वाला डब्बा अपने साथ ले गई। अब की बार जो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, ये क्या बात हुई। मैंने पिछली बार भी देखा था मगर इग्नोर कर दिया था कि वह फिर से दूध का डब्बा अपने साथ लेकर जा रही थी। जब नहाकर बाहर निकली तो उस दिन की तरह उसने अपने मैले कपड़ों में फिर से कुछ छुपाया हुआ था और उसने कपड़े फिर से कचरे के डिब्बे में डाल दिए। मैंने कहा कि तुमने आज भी यही किया है, ऐसा क्यों करती हो? फिर वो कहने लगी कि वह भी फट गया था इसलिए फेंक दिए। लेकिन वह जब नहाने के लिए बाथरूम में जा रही थी तब उसने जो कपड़े पहन रखे थे वे बिल्कुल ठीक थे और मुझसे क्या छुपा रही थी, मेरे जानने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को शक करने से रोका था, लेकिन जब अगली बार भी ये सब कुछ देखा तो मैंने फ़ैसला कर लिया कि मुझे मालूम करना ही होगा कि मेरी बीवी के दिमाग में
में क्या चल रहा है। अगली बार जैसे ही उसने ये किया मैंने सोचा कि देखता हूँ कपड़े में लिपेट कर ये क्या चीज़ है। मैंने जैसे ही देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसके मैले कपड़ों में मेरे बेटे के छोटे छोटे बाल को ये क्या माजरा था। मैं तो हैरान और परेशान हो गया कि कटे बाल तो जादू के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या वे एक माँ होकर अपने बेटे पर जादू कर रही थी। मैंने कहा मुझे बगैर सबूत के कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। एक माँ ऐसा नहीं कर सकती, ज़रूर कोई बात है। अगले दिन जैसे ही मेरी बीवी बाहर निकली तो मैंने भी उसका पीछा करने का फ़ैसला किया। वे कहाँ जाती है और ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि वे एक पीर बाबा के पास गई। अचानक एक ख्याल मेरे दिमाग में आया कि वे मुझ पर तो जादू कराने नहीं आई। औरतों को देखा है कि वह अपने पति को काबू में करने के लिए पीर के पास जाती हैं, लेकिन मेरी बीवी को कोई चीज़ की क्या ज़रूरत थी। मैं तो पहले ही उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। वे फिर से ताबीज़ लेकर एक तरफ चल दी। वह रास्ता हमारे घर की तरफ तो नहीं जाता था, लेकिन वे ताबीज़ लेकर कहाँ पर जा रही थी। चलते चलते वे एक घर के सामने रुक गई और वह ताबीज़ उस घर के बाहर गेट के बाहर दबा दिया। ये काम करने के बाद वे काफ़ी देर तक उसने कुछ पढ़ा और घर से जाने लगी। ये सब देखकर मेरा दिमाग घबरा रहा था। मेरी बीवी किसी पर जादू टोना कर रही थी, लेकिन क्यों और किस पर? ये घर किसका था? मेरी बीवी यहाँ से सीधा घर पर आई। पहले तो मैंने सोचा कि साफ साफ पूछ लेता हूँ, मगर फिर ख्याल आया कि अगर उसे बताना होता तो कब का बता चुकी होती, काफ़ी अरसे से। जबकि जब से बेटा पैदा हुआ तब से वे परेशान थी और शायद इस परेशानी का ताल्लुक उस घर के रहने वालों से था, जिसकी खातिर वे पीर बाबा तक पहुँच गई। मुझे मालूम करना था कि उस घर में कौन रहता है। इसी मकसद से मैं अगले दिन दफ्तर से वापसी पर मैं उसी घर की तरफ चला गया। मैंने काफ़ी देर बेल बजाई मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। सामने वाले अंकल आ गए। बेटा, इस टाइम घर का मालिक घर पर नहीं होता। मैंने पूछा कौन है घर का मालिक। वे अंकल कहने लगे हैदर नाम का लड़का है, बहुत बिगड़ा हुआ है, आए दिन लड़कियों से दोस्ती करता रहता है, सारा दिन बाहर गुजारता है। मैं सुनकर उलझन में पड़ गया कि कौन है ये लड़का और उसका मेरी बीवी से क्या ताल्लुक। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से की हालत में अपने घर पहुंचा और बीवी से पूछा कि कौन है ये हैदर और तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है। उसके सारे चेहरे के रंग उड़ चुके थे और वह रोने लगी और कहने लगी आप सब कुछ बताने का वक्त आ गया है। मैंने बहुत छुपाने की कोशिश की मगर अब मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए आपको सच सच बताना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी, उसमें दूर दूर तक किसी हैदर नाम के लड़के का जिक्र नहीं था। मैं उन दिनों स्कूल में टीचिंग कर रही थी। मेरा ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है, इसलिए पढ़ाई ख़त्म होते ही अपने हिस्से की जिम्मेदारियों से मैं नौकरी करनी शुरू कर दी। और जैसे ही मैंने घर के खर्चों में पैसे देना शुरू किया तो मेरी भाभी का रवैया भी मुझसे थोड़ा ठीक हो चुका था। मैं वैसे भी अपने रवैये को अपनी आंखों में नहीं लाती थी, मगर चंद हज़ार रुपए की खातिर कैसे उन्होंने अपना ईमान बदला। मुझे याद है वे इतवार की एक चमकती हुई दोपहर, जब सूरज मेरे सर पर सवार था, मेरी दोस्त घर पर चली आई। वे मेरे बचपन की सहेली थी और पिछली गली में रहती थी। आते ही उसने बाज़ार जाने का फ़ैसला कर लिया। मैं उस वक्त कहीं भी जाने के मूड में नहीं थी, इसलिए मैंने उसे साफ इनकार कर दिया। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, एक इतवार मिलता है आराम करने के लिए तो काम ही काम है। लेकिन उसने भी जिद पकड़ ली कि वह मुझे लेकर ही जाएगी। वे कहने लगी देखो मरियम, कुछ दिनों बाद सर्दियाँ बढ़नी शुरू हो जाएंगी, अभी ऐसे पतले कपड़े कब तक सहेंगे, हम कुछ गर्म कपड़े लेकर आते हैं। वे मुझसे बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने लगी तो मैं उसे मना नहीं कर पाई और हम शॉपिंग के लिए बाहर निकल गए। हम बाहर जा ही रहे थे तभी एक शख्स ने बुशरा यानी मेरी दोस्त को टक्कर मारी। वे टक्कर बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बुशरा ज़मीन पर गिर गई, लेकिन वे लड़का माफ़ी मांगने के बजाय ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगा। मैं ऐसे ख्याल नहीं रखती थी। मैंने उसे रोका और कहा कि तुम्हें शर्म भी है या नहीं, एक लड़की को गिराकर उससे सॉरी भी नहीं बोला और ऐसे ही निकलते जा रहे हो। फिर उसकी निगाह मुझ पर पड़ी तो मुझे देखता का देखता ही रह गया। उसने उसी वक्त मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया था। वे मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगा कि तुम मुझे एक ही नज़र में पसंद आई हो और मुझे तुमसे शादी करनी है, वह भी अभी। ऐसे पागल से लड़के को देखकर मैं घबरा गई और मैं वहाँ से भागने लगी, लेकिन उसने कहा कि तुम मुझसे दूर कभी नहीं भाग सकती, मुझे शहर का कोना कोना पता है। पर मैं अपने घर पर आ गई।
घर पर आने से पहले ही मुझे घर के बाहर एक पेपर लिखा हुआ मिला कि तुम सिर्फ मेरी हो। मैं और भी ज़्यादा डर गई और अब मैंने घर से निकलना ही बंद कर दिया। मुझे हर वक्त यही डर रहता कि कहीं वह ना आ जाए। धीरे धीरे ये बात मेरे माँ बाप को भी पता चल गई। वह हर टाइम मेरे घर पर ही नज़र रखता। फिर मेरी अम्मी ने एक प्लान सोचा और मुझे उसके पास भेजा। मैंने उसके पास जाकर यही कहा कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया। लेकिन उसकी नीयत का मुझे पता था, वह मुझसे प्यार नहीं करता था। वह सिर्फ मुझे सामान की तरह देखता था जिसे हासिल करना उसकी सिर्फ एक इच्छा थी। यह कहकर मैं वहाँ से आ गई। धीरे धीरे हम मिलने लगे और फिर एक दिन वह जैसे ही किसी काम से शहर से बाहर गया, मेरी अम्मी ने मेरी शादी तुमसे करा दी। जब उसे इस बात का पता चला तो पागल सा हो गया और वह तुम्हें मारने की कोशिश करता था। लेकिन मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। उस दिन मैंने तुमसे 1 लाख रुपए इसीलिए लिए थे। उसने मुझसे पैसे भी मांगे थे, मैंने उसे पैसे भी दे दिए थे, लेकिन उसका लालच बढ़ता जा रहा था। अब वह तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता था, बस अब उसे पैसे चाहिए थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। अब तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल भी करने लगा था। कहता था कि तुम्हारे पति को बताऊंगा कि तुम कैसी हो। मैं तो डर जाती थी। फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं एक पीर बाबा के पास जाऊंगी जो मेरा मसला हल कर देता। उसी बाबा ने कहा कि नहाने से पहले अपने बेटे के चंद बाल काट कर अपने नए कपड़ों में रख कर फेंक देना। उस पीर बाबा ने ही अपना आदमी भेजा था मेरे मैले कपड़े उठाने के लिए, लेकिन इस अमल का फ़ायदा नहीं हो रहा था, बल्कि मैं बीमार पड़ गई। अगले कुछ दिनों बाद वही कपड़े जब मैंने उस आदमी के हाथ में देखे जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, तो मैं हैरान रह गई। उसके पास मेरे कपड़े कहाँ से आए? वह कहने लगा, जब तुम्हारे पति को ये भी दिखाऊंगा कि तुम्हारे कपड़े मेरे घर में हैं और तुम्हारे मेरे साथ गैर ताल्लुक़ हैं। तो मैं और ज़्यादा हैरान हो गई। लेकिन मुझे 1 सेकंड में ही पता चल गया कि उसी बाबा ने मुझे धोखा दिया है। उसने मेरे कपड़े इसी अमल के लिए नहीं उठाए थे, बल्कि वह भी उसी आदमी के साथ मिला हुआ था। अब वह मुझे ब्लैकमेल कुछ ज़्यादा करने लगा। मैं बहुत परेशान हो गई। फिर एक दिन मैं ताबीज़ के बहाने उसके घर के पास गई और मैंने चारों तरफ देखा। मैं उसे अब जान से मारना चाहती थी और मैं एक ऐसे मौके की तलाश में थी जब उसके आसपास के घर में कोई भी ना मौजूद हो और मैं बस उसी वक्त का इंतज़ार कर रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ करती, आपने मुझसे सब कुछ जान लिया और पता है वह लड़का कौन है? हैदर। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूं। अपनी बीवी की बातें सुनने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया। उसने मुझे क्यों पहले सारी सच्चाई नहीं बताई और उस पर तरस भी आया था। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी की मदद करूंगा। अगले ही दिन मैंने पुलिस को सारा मामला बताया। थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद पुलिस के सामने सारी सच्चाई आ गई थी। पुलिस ने हैदर को गिरफ्तार कर लिया और अब मेरी बीवी मेरे साथ खुशी के साथ रह रही है। धन्यवाद दोस्तों।